पेज नंबर 461। इसमें पॉइंट नंबर 4A, बोर्ड अगर चाहे पॉइंट 4A 44 पेज 461, बोर्ड अगर चाहे तो किसी बंदे के लिए 90% की रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दे। इस वक्त 90% की है, उसे 85 कर दे, 80 कर दे, 70 कर दे, बोर्ड की मर्जी। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ था, पेज नंबर 461। अच्छा जी, इसके बाद पॉज कर दो, क्या करूं? पेज नंबर 461, पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ लिया। 4A, अगर क्या चीज जी, क्लास के बाद आ जाएं, पूछ लें, कल क्लास के बाद आ जाएं, पूछ लें। ये जो सर्कल के अंदर मैंने नोट किया हुआ है, इसको देखें। अगर एक बंदा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है तो उसका आउटपुट है 93 और इनपुट है 170। तो इसके लिए लॉ एक डिफरेंट रूल लेके आ रहा है। कहते हैं मैं तुम्हें इतना इनपुट माइनस करना दूंगा जितना तुम्हारा आउटपुट है, बस। यानी आउटपुट है 93, तो इनपुट भी कितना माइनस करने दिया जाएगा? जितना आउटपुट है। बाकी का क्या बनेगा? 170 माइनस करना चाह रहे थे, माइनस कितना करने देगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले को उतना इनपुट माइनस करने दिया जाएगा जितना इसका आउटपुट है। तो 93 माइनस 93 0। 170 की जगह कितना लिखा? जितना आउटपुट है। बाकी का क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। नोट कर ले। असूली तौर पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना इंकरेज करना चाहिए, लेकिन शायद वो इसलिए डिस्करेज कर रहा है कि ये लोग बाहर के मुल्कों से चीज़ें खरीद के बस जोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे, तो इसलिए इनको डिस्करेज किया कि महंगी महंगी चीज़ें तुम लोग परचेज ना करो। इनकी परचेजेज आसमानों पे पहुंची होती थी। ये 4A पॉइंट है ना, वेट कर ले थोड़ा ताकि आइंदा टाइम पे। जी पढ़ें जी, अब जल्दी नोट करें। आ जाए आगे। ओके, सर्कल के अंदर वाला लिखना है बस। ओके, इनपुट अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स शेल बी माइनस अप टू आउटपुट। ये मैक्सिमम आउटपुट तक माइनस होगा, इससे ज्यादा नहीं। अलाउड अप टू आउटपुट, और इसका रिफंड वगैरह नहीं मिला करेगा। जो एक्सेस होगा वो डेड हो जाएगा। वही हमने यहां लिखा है। ओके, अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था कि 90% रिस्ट्रिक्शन वाले केस में 90% रिस्ट्रिक्शन वाले केस में ऑडिटर एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि मैंने 90% रिस्ट्रिक्शन वाला जो लोअर ऑफ है वो कैलकुलेशन चेक कर ली है और ये कैलकुलेशन सही है, तो मैं ऑडिट में सर्टिफाई करता हूं इस बात को कि आप इस बंदे को रिफंड दे दें। और हमने पढ़ा था कि पूरे साल कैरी फॉरवर्ड हुआ करेगा और आखिरी महीने जून के महीने आप जाके जुलाई अगस्त के अंदर हुकूमत से जाके रिफंड मांगेंगे, बल्कि जून के महीने तक वेट करेंगे। अगर माइनस ना हो सका तो अगस्त में आपको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। ये कल हमने पढ़ा था। लेकिन अगर ऑडिटर अगर 2 नंबर हुआ, आजकल तो नहीं आ रहे 2 नंबर ऑडिटर अगर 2 नंबर हुआ, सीए करके भी उसके अंदर का मादा मरा नहीं चालाकियों का, तो फिर ऑडिटर को पकड़ लिया जाएगा। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी, ये गिल्टी नजर नहीं आएगी बाजू पे, ये गिल्टी से मुराद है शर्मिंदा हुआ है। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ऑडिटर ने गिल्टी ढूंढी, मिसकंडक्ट इस गिल्टी का नाम है। इन फर्निशिंग द ऊपर वाला सर्टिफिकेट, ऊपर वाला सर्टिफिकेट जमा करवाने में अगर ऑडिटर 2 नंबरी करे तो ऑडिटर को पकड़ लें, ऑडिटर को ले जाएं, डिसिप्लिनरी एक्शन इसके खिलाफ हो, फिजिकल एक्शन नहीं, डंडे छोटे नहीं मारने, डिसिप्लिनरी एक्शन हो इसके खिलाफ। ठोकर न्याज बेग इसको ले जाएं आईकैप के दफ्तर, उधर इसका मुंह काला करके इसको बाहर ठोकर के ऊपर ले जाएंगे वो लोग। तो इसको आईकैप के पास ले जाएं, बेहतर है वही देख लेगा
उधर जरा ज्यादा जलील हो जाएगा। पुलिस वाले तो जलील करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। आईकैप जब जलील करेगा तो न्यूज लेटर में नाम भी लिख के भेजता है। कभी देखा आपने किसी सीए का नाम? न्यूज लेटर में नाम भी आता है उस बंदे का, इसको हमने जलील किया है। ओके, पॉइंट सिक्स, तो ऑडिटर अगर ऊपर वाला सर्टिफिकेट बनाने में मसला करे तो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अच्छा, टायर 1 रिटेलर्स कौन से थे? बड़े थे छोटे थे? याद है कोई? बड़े वाले थे। बड़े वाले रिटेलर अगर अपना सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट ना करें कंप्यूटर सिस्टम, तो इनको एक सजा मिलेगी। सजा सुन लें क्या होगी। बड़े वाले रिटेलर का आउटपुट है 70, इनपुट है 40। इनपुट 40 रुपए है, इनपुट को 60% कम कर दिया जाएगा। इनपुट को 60% कम कर दिया जाएगा। व्हाट इज आउटपुट? 70। व्हाट इज इनपुट? व्हाट इज आउटपुट? ये आंसर है। व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज टोटल इनपुट? 40। व्हाट इज टोटल इनपुट? 40 को 60% कम कर दिया जाएगा। सिर्फ कितना इनपुट माइनस होगा? 16। नोट कर लें। लोअर ऑफ नहीं, फिर जब स्पेसिफिक रूल आ जाए तो जनरल बात छोड़ो। तो इस इनपुट को 40% कम कर दिया जाएगा। नोट करें। चल, क्या इशू है? हाँ पूछे बगैर बैठे इसमें क्या? नहीं, दरवाजा खोल दो, उसे वो आएगी। ये भाई थोड़ी देर उस कमरे से आए, ऑफिस के जो साहब बैठे हुए हैं, ये दरवाजा खोल दें थोड़ी देर के लिए। कोई कुर्सी रख लें इधर, और ये वाला एसी चला दें, और ये वाला एसी, ये वाला एसी भी चला दें। एसी आखिरी वाला चला दें। ओके, इनपुट को कितने फीसद कम कर दिया जाएगा? 60% कम कर दिया जाएगा। पढ़ें जी। इन केस देयर इज अ टायर 1 रिटेलर्स जो अपना सिस्टम रिटेल आउटलेट का इंटीग्रेट नहीं करते किसी भी महीने या महीने का कुछ हिस्सा, द एडजस्टेबल इनपुट, यानी जो एडजस्ट होना था, द एडजस्टेबल इनपुट, जो इनपुट एडजस्ट होना था फॉर होल ऑफ दैट टैक्स मंथ, उस पूरे महीने का, शेल बी रिड्यूस्ड बाय 60%। उस पूरे महीने का इनपुट 60% से रिड्यूस कर दो। क्या चीज? पेबल टू गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। इफेक्ट मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पहले 70 - 40 होना था तो ज्यादा आना था, अब कम आना है, और पेबल टू गवर्नमेंट अब बढ़ जाएगा। ओके, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स वापस मिलना। इनपुट टैक्स वापस मिलना, इसके लिए हम मशहूर जमाना पेज पे आ जाते हैं। डेट इज पेज नंबर 474। अब तो आपको मोहल्ले वालों को भी पता चल गया है कि पेज 474 कौन सा है। पेज 474 पे सफ़े के एंड पे 3 किस्म के इनपुट थे। एक इनपुट था टैक्सेबल सेल लोकल का, एक जीरो रेट लोकल सेल का था, और एक एग्जेम्प्ट सेल का था। एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट हमने कल की क्लास में और हर क्लास में डेड किया था। जो जीरो रेट सेल का इनपुट था वो आपको रिफंड मिलता है, और जो इनपुट होते हैं नॉर्मल, जिसे मैं 462 कह रहा हूं, 462 फेस पे जाकर माइनस करने की कोशिश करेंगे। अगर 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से सारा माइनस ना हो सका तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जनवरी का न्यूमेरिकल है तो फरवरी में, ना हो सका मार्च में, ना हो सका मई में, ना हो सका, फिर भी अगर माइनस ना हो सका तो अब आप वेट करें, ऑडिटर को बुलाएं, ऑडिटर से सर्टिफिकेट बनवाएं जिसमें लिखा हो कि आपकी कैलकुलेशन सही है, और अगस्त के महीने में जाके आप हुकूमत से रिफंड मांग लें। ये उन गाड़ियों के इनपुट की बात हो रही है जो होंडा ने सर आसिफ को या डॉलेंस को पाकिस्तान में बेची हैं। ये उन गाड़ियों के इनपुट की बात नहीं हो रही जो गाड़ियां एक्सपोर्ट सेल की हैं, ये लोकल सेल के इनपुट की बात हो रही है। ओके, तो ये कल हमने क्लास में लिखा था। कैरी फॉरवर्ड होगा फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, और फिर अगस्त में जाके ये रिफंड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो है ना ये वाला जीरो रेट सेल वाला, ये रिफंड लेने का एक डिफरेंट तरीका है। ये तो रिफंड नहीं होना, ये तो कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं। तो इस 136 का तरीका आज मैं बता देता हूं, 202 का कल बताया था। आपका 31 जनवरी को मंथ एंड हो जाएगा,
जब आपका मंथ एंड होगा तो आप 15 फरवरी को जाकर इस महीने की रिटर्न जमा करवाएंगे। 15 फरवरी को आप रिटर्न जमा करवाएंगे और रिफंड एप्लीकेशन देंगे कि मुझे ये पैसे रिफंड करो, क्योंकि मैंने बाहर के मुल्क में लोगों को चीजें बेची हैं, तो मुझे ये पैसे रिफंड करो। आप एक रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। उसके बाद विद इन 45 डेज, 45 दिन में यू विल रिसीव रिफंड, आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। यानी अगर 15 फरवरी है तो 15 फरवरी का एंड इंतजार किया जाएगा, मार्च का एंड, तकरीबन मार्च के एंड तक आपके घर पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी रिफंड चाहिए तो फिर आप 12 फरवरी को रिटर्न जमा करवा दें। अगर बहुत जल्दी रिफंड चाहिए तो 2 फरवरी को रिटर्न जमा करवा दें। जब आप रिटर्न जमा करवा के रिफंड एप्लीकेशन देंगे, उसके 45 दिनों के अंदर अंदर आपके घर उन सेल का रिफंड मिल जाएगा जो टायर आपने जीरो रेट सेल के अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो आम हालात में लोग 15 फरवरी को रिटर्न जमा करवाते हैं, उनको फिर मार्च के एंड तक रिफंड मिल जाता है आमतौर पर। अब्दुल्ला, ये स्टूडेंट का नेम नोट करें जाके जरा और इनके घर कॉल करवाएं। अब्दुल्ला उठें, मोबाइल पे नेम नोट कर लें और घर में कॉल करवाएं। दूसरी सुबह वाली क्लास में भी शुरू हो गई है ये एक्टिविटी लेट आने वालों के लिए, और अब इधर भी शुरू हो गई है। नाम बता दें इनको। जी मोहतरम, घर वालों को भी पता चल जाए ना कि किन चक्रों में आप लोग। जी मोहतरम बोलें। पहले जमा करवा दें। बिजली का बिल उस दिन तक जमा कराना होता है या उस दिन को जाके जो तारीख लिखी हो? रिटर्न में भी यही है, 15 फरवरी तक जमा करवानी होती है। तो 31 जनवरी तक आपने जितनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दी वो 31 जनवरी की रात को आपको पता चल जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी की जितनी गाड़ियां आपने एक्सपोर्ट सेल की वो 31 जनवरी की रात को पता होगा। तो जल्दी जल्दी 2-3 फरवरी को जाकर रिटर्न जमा करवा दें। सुस्त हैं तो 15 फरवरी हद है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते आप। तो जीरो रेट सेल का रिफंड कब होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बंदे को हर महीने एक रिफंड मिल रहा होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बंदे को हर महीने एक रिफंड मिल रहा होगा? क्यों? ये वाला रिफंड इसको तकरीबन मार्च के एंड में मिल जाएगा, 1 अप्रैल के एंड में भी कोई रिफंड मिलेगा, वो अगले महीने का। तो एक सर्कल चल पड़ेगा, पूरे साल इसको रिफंड मिला करेगा, क्योंकि हर महीने मेरे ख्याल से कोई ना कोई 45 दिन खत्म हो रहे होंगे। समझ आइए ये बात? तो इस बंदे को हर महीने रिफंड मिलेगा। अगर ये न्यूमेरिकल फरवरी का होगा तो मार्च में 15 मार्च को जाएगा, 15 मार्च को जाएगा, 15 मार्च को जाकर मार्च का एंड और अप्रैल के एंड में जाके 45 दिनों में इसको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? ओके। पेज नंबर 461। ये डेबिट और क्रेडिट नोट हमने नहीं पढ़ा, ये डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, इफ इनपुट एक्सीड आउटपुट, ये दरमियान से स्पेस खत्म कर दो अब्दुल्ला बुक के, बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल और एक्सपोर्ट, दोनों एक ही बात है। और एक बात याद रखिएगा, जीरो रेट और एक्सपोर्ट सेल में हमेशा ही ऐसा होता है, आउटपुट जीरो होता है और सारा का सारा इनपुट ही होता है। तो ये 200 आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो हमेशा ही ऐसा होता है, इन द केस ऑफ जीरो रेट सेल इनपुट एक्सीड आउटपुट, ऐसे ही होता है ना, इनपुट विल ऑलवेज एक्सीड आउटपुट। कब कब? हमेशा, चाहे जीरो रेट सेल हो चाहे एक्सपोर्ट सेल। तो अगर आपकी जीरो रेट सेल है या एक्सपोर्ट सेल है और आपका इनपुट आसमानों पे पहुंचा हुआ है एज कंपेयर टू आउटपुट, द एक्सेस इनपुट नो कैरी फॉरवर्ड नहीं, शेल बी रिफंड। आए आप आराम से, आप बहुत अच्छा काम करें, आप गाड़ियां एक्सपोर्ट करें, आप आए रिफंड ले लें हमारे पास। 45 दिन के अंदर अंदर आ जाए और फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, रिफंड एप्लीकेशन जब आपने जमा करवा दी तो उसके 45 दिनों में आए, हम आपको भी रिफंड कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, अगर हुकूमत को शक हो कि आपने गाड़ियां एक्सपोर्ट की ही नहीं, अगर हुकूमत को शक हो कि आपने गाड़ियां एक्सपोर्ट की ही नहीं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत रिफंड को डिले कर देगी। 60 दिनों में आपका ऑडिट होगा। अगर फिर भी मसला वहीं रहा तो 120 दिनों के अंदर अंदर आपका ऑडिट फाइनलाइज किया जाएगा। अगर फिर भी मसला वहीं रहा और पता नहीं चल रहा तो 9 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा फाइनली कि आपने चीजें एक्सपोर्ट भी की हैं या नहीं, और आपको 200 मिलियन या 200 ट्रिलियन रिफंड भी मिलना है या नहीं।
तो रिफंड का मिलना ना मिलने का अगर ऑडिट शुरू हो जाए तो कोशिश करके 60 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा, ना हो सका तो 120 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। इस 120 दिनों में पहले वाले 60 शामिल होंगे, 120 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। ना मुकम्मल हो सका काम तो 9 महीने के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि आपका ऑडिट का फैसला क्या आया है। ये 9 महीने में वो पहले वाले 120 दिन भी शामिल होंगे, तो ये सिनेरियो बनेगा। लेकिन जब आपने 60 दिनों में काम फाइनलाइज करने की कोशिश करनी है, अगर 60 दिनों में काम फाइनलाइज ना हो सका, यानी उस बंदे का ऑडिट ना हो सका, तो कम से कम चैप्टर 15 में मैं आया हूं, कम से कम एडिशनल कमिश्नर के लेवल के बंदा जाएगा आप और 120 दिन में आपके खिलाफ फैसला सुनाएगा। छोटे लेवल का बंदा नहीं जा सकता, कम से कम एडिशनल कमिश्नर लेवल का बंदा जाएगा और वो टोटल 120 दिन लेगा, यानी 60 दिन और लेगा डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर एडिशनल कमिश्नर टोटल 120 दिन में भी कोई फैसला ना सुना पाया तो फिर ऐसी सूरत में बोर्ड आगे बढ़ेगा और बोर्ड 9 महीने टोटल लेगा केस का फैसला सुनाने के लिए। लेकिन वो जो 9 महीने होंगे उनमें पहले वाले 120 दिन शामिल होंगे। तो 60 से 120 दिन एडिशनल कमिश्नर खुद कर लेगा और 120 से 9 महीने तक कौन जा सकता है? बोर्ड जा सकता है। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस बंदे ने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है? 200। टैक्स क्रेडिट तो इसलिए उसने लिखा ना, ये माइनस होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया इस बंदे ने 200 रुपया। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट के साथ टैक्स क्रेडिट इसलिए लफ्ज यूज करते हैं कि वो टैक्स क्रेडिट माइनस होता है। जहां एक बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करे या रिफंड मांगे, रिफंड ही मांगे ना, विच वॉज नॉट अलाउड, और बाद में पता चले ये इसकी सेल नहीं है, इसने तो चीचू की मलियां और पतों की में गाड़ियां बेच के कहा मैंने एक्सपोर्ट सेल कर दिया और लिखा मैंने तुर्की में सेल कर दिया और फ्रांस में सेल कर दिया और चपेट में सेल कर दिया, विच वॉज नॉट अलाउड। ये तो इसकी सेल जीरो रेट है ही नहीं, जागते रहना भाइयों। द केस अगेंस्ट हिम शैल बी फाइनलाइज विद इन, लेकिन अगर इंक्वायरी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई तो 60 डेज में भी एक्सटेंडेड अप टू 120 डेज, बाय फर्दर 120 नहीं, अप टू 120, यानी 60 शामिल होंगे, अप टू 120 डेज। लेकिन ये 120 दिन तक कौन लेके जाएगा काम को? ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले रैंक का हो सकता है, या एडिशनल कमिश्नर हो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बात फिर भी वहीं फंसी रहे और क्योंकि केस जरदारी का है, बड़ा केस है, तो फिर द बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ, तो फिर कितने महीने में केस डिसाइड किया जाएगा? तो ये किताबी बातें हैं कि 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा। ऑडिट शुरू हो गया तो 60 दिन में मिलेगा, बात लंबी हो गई तो फिर 60 की बजाय 120, और अगर ज्यादा लंबी बात हो गई तो फिर 9 मंथ्स लगेंगे। 1 और 3 तो आपस में इस तरह इंटरलिंक थे, 2 बीच में एक अलग सी बात है। आप अम्मी से पॉकेट मनी मांगने गए 500 रुपया, अम्मी ने कहा बेटा कल जो दही के पैसे लिए थे और नहीं लेके आए थे पहले वो वापस करो। वो 100 रुपया आप निकालने लगे वापस, तो अम्मी ने कहा कोई नहीं चलो 400 ही रख लो पॉकेट मनी। तो अम्मी को भी नेट करनी चीजें आती हैं, ये सिर्फ आपको नहीं आती, अम्मी को भी चीजें नेट करनी आती हैं। तो 500 रुपया आपने पॉकेट मनी मांगी, अम्मी ने कहा कल वाला मेरा 100 रुपया पहले वापस करो, वो आपने वापस नहीं किया तो अम्मी ने काट कूट के आपको कितने पैसे दे दिए? 400। आप गए सेल्स टैक्स का रिफंड लेने 12 रुपए, एफबीआर वालों ने कहा पहले इनकम टैक्स जमा कराओ 10 रुपए, आपने कहा वो तो मैंने नहीं जमा कराना, एफबीआर वालों ने कहा रिफंड आपको हम सिर्फ 2 रुपए करेंगे। तो नोट कर लें, अगर आप सेल्स टैक्स का क्या मांगने जाएं और उधर से आपने क्या जमा कराना हो, दोनों को कौन देख रहे हैं? सेल्स टैक्स इनकम टैक्स को एफबीआर। तो एफबीआर ये पैसे आपको नेट करके देगा। देना कितना एफबीआर को? 10। जीरो रेट सेल का वापस कितना लेना? देंगे कितना? 2। जानना दिएगा, लेंगे कितना वापस? 2 रुपया वापस ले लेंगे। ये एक दिन छोड़ के एक दिन छुट्टी किया करेगा वो, दरवाजा बंद करवा दें। भाई सही हो गया? अच्छा जी, ओके। अगर एक रजिस्टर्ड बंदे ने कोई टैक्स जमा कराना है, अगर एक रजिस्टर्ड बंदे ने कोई टैक्स जमा करवाना है या डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाना है, इज लाइबल टू पे एनी अदर टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं, एनी अदर टैक्स। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स। अगर एक बंदे ने कोई अदर टैक्स जमा करवाना है, डिफॉल्ट सरचार्ज, अंडर एनी अदर लॉ,
जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर किसी रजिस्टर्ड बंदे ने किसी और टैक्स को जमा कराना है किसी और लॉ के तहत, लेकिन शर्त यह है वो लॉ भी एडमिनिस्टर कर रहा हो बोर्ड, एडमिनिस्टर्ड बाय बोर्ड, द रिफंड अंडर दिस लॉ, द रिफंड अंडर दिस लॉ शेल बी मेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, उस अमाउंट को एडजस्ट करके रिफंड मिलेगा। डेट अमाउंट कितनी है? एक्सेलेंट, 10 रुपए। डेट अमाउंट 10 रुपए है। कहां पे लिखा है? ये चीचू की मलिया में लिखा है। डेट अमाउंट कितनी है? 10 रुपए। और रिफंड कितना मांगे आपने? तो इन दोनों को नेट करके आपको पैसे दिए जाएंगे। ज्यादा हो तो फिर ठंडी हो जाएगी आपको। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, वो हमें पकड़ लेंगे। हम भागने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पकड़ लेंगे। ओके, आगे चलें। अच्छा भाई, 7 जुर्म है और उनकी एक सजा है। 7 जुर्म पढ़े, एंड तक देखें किताब कहां तक चलनी है, ना छेड़ा करें ना। अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना करवाए, अगर एक बंदा रिटर्न जमा, टैक्स कम पे करे ड्यू टू मिस कैलकुलेशन, यानी जनरल टायर मिस कैलकुलेट करे टैक्स, नॉट पे टैक्स ऑन सेल मेड, सेल किए जा रहे हैं होंडा को टायर, हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा नहीं करा रहा, ये सारी बातें पढ़ी नहीं हमने। मेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, 1,17,000 रुपए ले लिए, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, 1,17,000 रुपए ले लिया, उसमें से 2,000 सिर्फ गवर्नमेंट को जमा करवाए। हैज मेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज नॉट अलाउड, इतना ज्यादा इनपुट माइनस कर लिया कि वो नॉट अलाउड था, इतना ज्यादा इनपुट था, इनपुट बहुत ज्यादा माइनस कर लिया, फेक इनवॉइसेज, इस किस्म की चीजें डाल के इनपुट ज्यादा माइनस कर लिया। कितने हो गए? 5, 2 वाले, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये कितने जुर्म हो गए? 5। छठा जुर्म, वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन। कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन क्या होता है? जानबूझ के या भूले से? जानबूझ के। टैक्सेस नॉट लगा, 100 वाली गाड़ी 100 में बेच दी 117 की बजाय। टैक्सेस शॉर्ट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा, 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा, आपने कम टैक्स लगाया, 100 वाली गाड़ी बरकत के तौर पे 101 की बेच दी, 1 रुपया हुकूमत के लिए। टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा, या टैक्स गलत वापस मांगा, या टैक्स गलत वापस मांगा, एरोनियस रिफंड, गलत वापस मांगा। रिफंड ही आपके आसमानों पे पहुंचे हुए हैं, रिफंड ही नहीं खत्म होते, हर साल मिलते करने आते हैं, मुझे रिफंड दे दो, खुदा के लिए कशकोल पकड़ के बैठे हैं, मुझे रिफंड दे दो। आपके रिफंड ही खत्म नहीं हो रहे, जानबूझ के पैसा कर रहे हैं, जानबूझ के, शहबाज शरीफ को धोखा देने की नीयत से। पॉइंट 4, या वेयर ड्यू टू इन एडवर्टेंस और एरर, या भूले से, भूले से, जानबूझ के नहीं, भूले से। टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा, और एरोनियसली रिफंड या गलत रिफंड मांगा। कितने जुर्म हो गए? 7। ये मोहतरम 7 जुर्म है। कितने जुर्म है? इनकी सजा सुने, इनकी सजा सुने मोहतरम। रिटर्न फाइल करता है टैक्स पेयर। रिटर्न फाइल कौन करता है? ये रिटर्न फाइल करना होता है ना, इस ये समझ लें आप चिट्टे कपड़े पहन के और लाल कलर की टोपी सर पे पहन के, आप जो है वो उसके ऊपर धागा सा पीछे लटका हुआ है, और आप जो है वो जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। रिटर्न फाइल्ड बाया टैक्स पेयर, ये आपकी तरफ से रिटर्न है। ऑडिट क्या होता है? शोकॉज नोटिस क्या होता है? असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है? रास्ते में एक मिला डीओजी, उसने घूरा, उसने घूरा, फिर उसके बाद उसने भौंका, और भौंकने के बाद उसने काटा। ये जो मुहावरा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस मुहावरे को डिलीट कर दें। बार्क भी करके गया, वो बाइट भी करके गया। तो घूरना तो इंटेंशन होती है ना, आई एम अबाउट टू बार्क, और बार करना इंटेंशन होती है आई एम अबाउट टू वर्ड नाउ, आई विल नो व्हाट यू लाइक एनीथिंग। अच्छा, इसमें ना रिप्लाई का आपको मौका जरूर मिला करेगा इनके दरमियान में, भौंकने और काटने के दरमियान में वो थोड़ा सा मौका देता है टू रिस्पॉन्ड, तो इसमें थोड़ा सा वो मौका देगा आपको। अब ये जो 7 जुर्म है ना, 7 जुर्म, ये 7 जुर्म आपके ऑडिट के दौरान पकड़े जाएंगे, ये 7 जुर्म आपके ऑडिट के दौरान पकड़े जाएंगे। इनके बाद टैक्स वाले आपको कहेंगे
वाई वी शुड नॉट बाइट यू। बार्किंग का मतलब होता है मैं तुम्हें क्यों ना काटूं। जब कुत्ता वाऊ वाऊ कर रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है वाई शुड नॉट आई बाइट यू, मैं तुम्हें ही क्यों ना काटूं। तो बार्किंग का मतलब होता है, बार्किंग को लोग कहते हैं इंटेंशन टू बाइट। बार्किंग को ये अंग्रेजों ने किताबों में मतलब लिखे इंटेंशन टू बाइट। तो बार्किंग इज एन इंटेंशन टू बाइट। तो फिर डीओजी आपके पास आके पूछेगा पुत्र चिट्टे कपड़े लालो लाल इधर आ, मुझे बताएं कि मैं आपको क्यों ना काटूं। तो अगर आप कुछ रिप्लाई ना कर पाए तो वो काटेगा। अच्छा, काटने के बाद ठीके लगेंगे हाइब्रिड वालों, मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि जिसने कल वाला लेक्चर छोड़ा है उसे इस क्लास में आज कुट लगाई जाएगी। आपको भी, फिजिकल वालों को भी, हाइब्रिड वालों को, ऑनलाइन वालों को जूम मीटिंग में चपेड़ने पड़ेंगी। ओके, आप गलती से कल आ गए हो तो लिख लें इसको किताब पे छोटा छोटा करके ना, घर वाले की नजर ना पड़े। भौंकना ना लिखिएगा, अजीब ज्यादा, बी प्रोफेशनल, बार्क लिख दीजिएगा, भौंकना जरा ज्यादा हो जाएगा। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। ओके ओके, चलें जी, अब शुरू करें न्यूमेरिकल। बस अब न्यूमेरिकल करना था आज असल में। तो ये जरा मैं पढ़ा दूं ये चीज़ एक दफ़ा जो 7 लाइनों के साथ लिखी हुई है। वेट्स यार क्या याद हो गया अब तो। अच्छा, असल में ऑडिट में ये होता है कि ऑडिट के दौरान टीम आएगी और टीम आके कहेगी मोहतरम आपकी रिटर्न हम तक पहुंच गई थी, उसमें आपने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया हुआ जो टायर आपने होंडा को और टोयोटा को बेचे हैं। तो जनरल टायर वालों, जो टायर आपने होंडा और टोयोटा को बेचे हैं उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स नहीं लगाया हुआ। जो टायर आपने सुजुकी और किया गाड़ी वालों को बेचे थे उस पर आपने सेल्स टैक्स लगाया हुआ है। तो आप हमें ऑडिट के बाद टैक्स वाले ये तीनों चीजें एफबीआर वाले करते हैं, ये आप करते हैं। एफबीआर वाले ये तीनों चीजें करते हैं। एफबीआर वाले कहेंगे शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुमसे टैक्स मांगे हम, वजह बताओ। इसके बाद ना आप रिप्लाई किया करेंगे। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना हुआ तो टैक्स वाले कहेंगे हमने आपको असेस कर लिया है, हमने आपको। इसके बाद याद रखिएगा टीके ही है बस, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, आपने टैक्स जमा करवाना है। अब नाउ यू आर सपोज टू पे द टैक्स। ऐसा तो नहीं होता कि भोंकने पे लोग टीके जाके लगवा रहे हो, अबू मुझे डॉकी ने भोंका, अबू मुझे टीके लगवा दे, अबू तुझे पेड़ मारे इधर ही। तो काटने के बाद टीके लगते हैं या बार्किंग के बाद? बोल दें कुछ नहीं, क्या हो रहा है, काटने के बाद। चलें जी पढ़ें। An officer of inland revenue shall cut. An officer of inland revenue shall make an assessment order. Make an assessment order of tax. अगर आपने क्या किया है, अगर आप जाके डीओजी के नाक को छेड़ा है, अगर आपने उसके बालों को छेड़ा है, अगर उससे खाना छीना है, ये 6-7 जुर्म उसने बताए हैं ना, तो एन ऑफिसर शैल काट, ऑफिसर आपको क्या करेगा, लेकिन मोहतराम काटने से पहले भौंकना जरूरी है। द काटना शेल बी मेड आफ्टर अ शो कॉज नोटिस। प्लीज, वो काटना ही क्या जिससे पहले। देखें अगर ऐसे कोई आगे काट ले, यानी हम जा रहे हैं और तो यार को थोड़ा सा कोई बता तो देता, जरा प्री प्लान कर लेता, बंदा मेंटली प्रिपेयर होता, कुछ होने लगा है। तो लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं ऐसे मैं नहीं करूंगा, मैं काटने से पहले इंशाल्लाह बताया करूंगा। ऑर्डर से मुराद है यहां असेसमेंट ऑर्डर। द काटना शेल बी मेड आफ्टर बार्किंग, आफ्टर बार्किंग। शो कॉज नोटिस पहले आएगा, बाद में काटा जाएगा। अच्छा, अगर कटवा के आप फारग हो जाएं और इसके बाद आप डीओजी और उसकी बरादरी से सॉरी कर लें, यार सॉरी मैंने डॉगी की मूंछ का बाल छेड़ा था, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो डीओजी की बरादरी आपको आके कहेगी हम काटना और भौंकना वापस लेते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं आपको जल्दी शिफा मिल जाए और आइंदा ना इंशाल्लाह आपको काटेंगे ना भौंकेंगे। पढ़ें जी। अगर कटवाने और भौंकवाने के बाद इफ अ पर्सन फाइल्स रिटर्न, अब आप खुद रिटर्न आके फाइल करते हैं, आप तो आपके बड़े भी आके रिटर्न फाइल करेंगे। इफ अ पर्सन फाइल्स रिटर्न, अगर ये हो जाने के बाद आप आके रिटर्न जमा करवा दें, चाहे ड्यू डेट के बाद ही आए आप, कोई मसला नहीं, चाहे 15 के बाद ही आए, और साथ टैक्स भी पे कर दें, डीओजी के लिए खाना भी लेके आए, साथ टैक्स भी पे कर दें अलॉन्ग विद स्वीडिश एंड ऑल दिस, द भौंकना एंड काटना शेल बी कैंसल्ड। भौंकना और काटना फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। हम आपसे माफी मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं आपको जल्दी शिफा मिले। तो अगर आप रिटर्न जमा करवा दें असेसमेंट ऑर्डर के बाद, सही वाली और साथ लेट पेमेंट का इंटरेस्ट वगैरह और जुर्माना भी हुकूमत को जमा करवा दें, फिर हुकूमत कहेगी, असल में ना ये शो कॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर कैंसिल इसलिए होता है कि आपकी बदनामी ना हो,
गवर्नमेंट कहती है हम अपने अल्फाज सारे वापस लेते हैं, माजरत, वो जो हमने आपको बदनाम किया था, सॉरी, आप तो खुद ही आ गए हैं हमारे पास, तो कोई मसला नहीं। तो मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाएगा कि भाईजान इस बच्चे को काटा गया था, सॉरी नहीं काटा गया था, इस तरह का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप ये 3 जुर्म करें तो अभी सजा वही है, द ऑफिसर शेल काट, लेकिन द काटना शेल बी मेड आफ्टर भोंकना, काटना शेल बी मेड, देखे ना, तो ऐसे कटवाने का क्या फायदा, द काटना शेल बी आफ्टर बार्किंग। नेक्स्ट, अगर आपने कोलूजन या डेलिबरेट एक्शन से टैक्स लगाया ही नहीं, कम लगाया या गलत रिफंड मांगे, एन ऑफिसर शेल बार्क फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड देन विल मेक असेसमेंट। इसमें उसने ना काटने का जिक्र नहीं किया, काटना मैं खुद ही अपनी तरफ से आगे फिर ऐड कर रहा हूं, ऑब्वियसली फिर बाद में काटा ही जाता है और क्या किया जाता है, एंड देन विल मेक असेसमेंट। इधर उसने सिर्फ उसका जिक्र किया है बार्किंग का, और आगे भी फिक्रा वही है, बस याद करना है। इधर आपने लफ्ज लिख देने पेपर में कोलूजन और डेलिबरेट, और इधर लिख देने गलती से, भूले से, इनएडवर्टेंस और एरर। वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा या गलत वापस हो गया, द ऑफिसर शैल इशू आ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस आपको शो कॉज नोटिस भेजा, यानी पूछ वजह बताओ तुमसे क्यों ना टैक्स लूं, और शो कॉज नोटिस के बाद क्या आएगा, एंड देन विल मेक असेसमेंट। जिसको बुरा लगाओ माजरत। जी बिल्कुल, कल आइएगा, 0.5 में ये पढ़ेंगे। चलें, इट्स ओवर। अच्छा मोहतरम, अब एक न्यूमेरिकल हमने करना है, इधर अटेंटिव हो जरा। वर्किंग 2 में कौन कौन सी सेल होती है, टैक्सेबल, जीरो रेट और एग्जाम्प्ट सेल। लेकिन हम इसका आज जरा मॉडिफाइड वर्जन देख रहे हैं, इसका मॉडिफाइड वर्जन देख रहे हैं। वर्किंग 2, अम्मी अबू, बीवी और बच्चे। अच्छा, घर में अगर बनाना या मैंगोज आए, प्लीज घर में अगर बनाना या मैंगोज आए तो हाथ आपने ढीला छोड़ देना। आज बनाना या मैंगोज आए, हाइब्रिड वाले हाथ ढीला छोड़ें। घर में अगर बनाना या मैंगोज आए तो दीज आर फॉर ऑल, 3 उंगलियां खुली हैं मेरी, दीज आर फॉर ऑल, ये सबके लिए हैं, दीज आर फॉर ऑल। लेकिन अगर घर में लॉलीपॉप आए, अम्मी अबू नहीं, क्या करनी है अम्मी अबू ने, दीज आर फॉर बच्चा, दीज आर फॉर बच्चा। तो लॉलीपॉप आए तो दीज आर फॉर बच्चा, हाथ ढीला छोड़ देना अपने घर में आज, दीज आर फॉर बच्चा, दीज आर फॉर बच्चे। तो ये जो है वो बच्चों के लिए है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगर जो है वो शॉर्मा आए तो दीज आर फॉर, यू आर वॉचिंग वेयर इट इज गोइंग, दीज आर फॉर बीवी। हम ये बोलते नहीं जंक फूड खाएंगे ना, लैपटॉप के बैग में डाल के शोर लेके जाएगा, दीज आर फॉर बीवी। ओ तेरी खैर, दीज आर फॉर बीवी। आगे नेक्स्ट। और अगर घर के अंदर जो है, यार तू कल काम नहीं कर करेगा, अगर घर के अंदर कीमा आए, दीज आर फॉर अम्मी अबू, दीज आर फॉर अम्मी अबू, दीज आर फॉर अम्मी अबू। ओके, अब मोहतरम क्या ऐसा हो सकता है कि, लेकिन जो बनानाज हैं दीज आर फॉर ऑल, दीज आर फॉर ऑल, इसमें कोई मसला नहीं। मैंगोज हैं, दीज आर फॉर ऑल, मैंगोज आर फॉर ऑल। अच्छा, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सवाल में आज के बाद बताया करेगा, पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड फॉर पैकिंग एग्जेम्प्ट गुड्स। हम हाथ ढीला छोड़ दिया करेंगे पेपर में, पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड फॉर पैकिंग एग्जेम्प्ट गुड्स। मशीन इज ओनली परचेज्ड फॉर एक्सपोर्ट सेल, फॉर एक्सपोर्ट सेल की प्रोडक्ट बनाने के लिए। मशीन इज परचेज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट सेल गुड्स।
दिस रॉ मटेरियल इज परचेस्ड फॉर टैक्सेबल सेल, दोनों दोनों दोनों, दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल सेल, दिस रॉ मटेरियल टैक्सेबल एट 17 भी होता है, टैक्सेबल एट 0 भी होता है, दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल सेल, दिस रॉ मटेरियल इज फॉर, लेकिन अगर इस तरह आ गया दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल लोकल सेल, दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल लोकल सेल, तो टैक्सेबल लोकल फिर ये होगी, एंड दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल जीरो रेट सेल, फिर ये होगी, लेकिन अगर ये आया दिस रॉ मटेरियल इज फॉर टैक्सेबल सेल, तो फिर टैक्सेबल सेल दो होती हैं, टैक्सेबल एट 17 एंड टैक्सेबल एट 0। ओके, आज हम वर्किंग्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3। ओके, शुरू करेंगे सवाल। खान का सवाल है एक, आबिद खान पठान फ्रॉम पेशावर। पेज नंबर 536। Abid Khan is registered for sales tax purposes. 536. And is engaged in the manufacturing of electrical appliances in Multan. His sale and purchase are summarized below. उसकी सेल और परचेज का डाटा ये आ रहा है। अच्छा जी, सेल किसको है? रजिस्टर्ड। सेल टू, और कौन सी सेल है? जीरो रेट। और एंड पे कौन सी सेल है? एग्जेम्प्ट सेल। सवाल में इंक्लूड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, किस फिगर में मसला है? सेल ऑफ गुड्स टू, इस फिगर में मसला है। बाकी एक और जगह इंक्लूड लिखा हुआ है, लेकिन वो आप मैं पढ़ूंगा, उस एडजस्टमेंट के लिए इंक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड किसी और मकसद के लिए लिखा हुआ है। अच्छा जी, ओवर। तो इस फिगर को अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, बाकी सबको बाहर लिख के चलें जी, स्टार्ट करें। वर्किंग नंबर 1, हेडिंग इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 2, न्यूमेरिकल के फेस के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट्स। और वर्किंग नंबर 3, टैक्सेबल सेल, सेल टू रजिस्टर्ड और सेल टू अनरजिस्टर्ड। चलें जी, अपॉर्शनमेंट में बता दें कौन कौन सी सेल? टैक्सेबल, जीरो और एग्जैम्प्ट सेल। ये सेल, ये इनपुट आ गया। अच्छा, इनपुट ये बोला ना, थोड़ा यहां पे एक लाइन आती थी, यहां पे आज 3 लाइनें आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा खुला लिखा है। 3 लाइनें, इतनी ज्यादा नहीं, बस 1 2 3 लाइनें। और इनपुट कौन सा? मशीन का। चलें, जल्दी करें, आधा मिनट नोट करें। बस एक ही पेज फेस के लिए काफी है, 15 लाइनें भी काफी होती हैं फेस के लिए। तो वर्किंग 2 में जरा चीजें आएंगी नीचे, 10 12 13 लाइनें। वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3। तो कोई नहीं, आपने नोट नहीं की तो वर्किंग 3 के आगे कर लीजिएगा, वो तो मसला। ओके, चलें यार, छोड़ें, शुरू करें सवाल। फॉर्मेटिंग नोट करते रहेंगे। सेल टू रजिस्टर्ड बोलें 12618, 12618 जी मोहतरम। सेल टू अनरजिस्टर्ड 10150। एक्सपोर्ट सेल 5000। बीवी। बच्चे एग्जेम्प्ट सेल 45। ओके, नेक्स्ट। आज तक
ये लाइन इस तरह लिखी होती थी। भाई अब अटेंटिव हो जाए, हद होगी यार, नोट ही करते रहने, करो कैमरा उधर, ले आओ बस, चलें जी अटेंटिव हो जाए। आज तक सिर्फ ये लाइन लिखी होती थी, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इस परचेज पे हम 17% लगा देते थे, और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इस परचेज को हम इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज परचेज के आगे मकसद बताया हुआ है, जैसे ही परचेज की लाइन के आगे फॉर आया करेगा ना, तो आपने हाथ ढीला छोड़ देना है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर, परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल सेल दो होती हैं, अनलेस के टैक्सेबल के साथ ब्रैकेट में लोकल लिख दे, फिर और बात है। परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, दो उंगलियां नजर आ रही हैं हाइब्रिड में, हाथ खड़ा करके बता दें, परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। क्लियर? अच्छा, अब 25,000 को मैं पकड़ता हूं, साथ साथ परचेज पे क्या लगाने, 17%। लेकिन जो परचेज तीनों के लिए ना हो उसको वर्किंग वन में नहीं लेके जाना। परचेज को आमतौर पे कहां लेके जाते हैं, वर्किंग वन में। जो परचेज तीनों के लिए ना हो उसको वर्किंग 1.1 में ले जाएं या 2.1 में, पूरी किताब में 2.1 में गया हुआ है, तो इस परचेज को मैं 2.1 में लेके जा रहा हूं, वर्किंग 2.1 परचेज। इसलिए फॉर टैक्सेबल सेल, ये जरा आगे रेड मार्कर से मैंने लिखा है, परचेज किस लिए है, फॉर टैक्सेबल सेल। जी बताएं भाई, परचेज पे 17% लगाने, परचेज कितने रुपए की है, 25,000 की, तो 25,000 पे लगा दें 17%, 4250 इज इक्वल टू 4250। इसे हम इंशाल्लाह अभी पोर्शन करेंगे, इससे पोर्शन करेंगे। लेकिन मोहतरम अब पोर्शन अभी करने की जरूरत नहीं है, बस अभी रेड मार्कर लिख लें ताकि सवाल में ना जाना पड़े। अब इस 4250 को मैंने जो करना हुआ वो बता दूंगा। अभी तक मैंने पुराना वाला काम किया है। क्या पुराना काम, परचेज पर साथ साथ 17% लगा दें, मैंने लगा दिया, कोई नया काम अभी नहीं किया। लेकिन एक काम नया किया जरूर, वर्किंग 1 की बजाय परचेज कहां रिकॉर्ड कर लिया, वर्किंग 2.1 में। इस परचेज को थोड़ी देर में मैं आपको कहूंगा कि इसको फिर इन दोनों में क्या कर दें, अपोर्शन। वो कर लेंगे, उसको छोड़ें। तो 2-4 लाइनें यहां छोड़ देते हैं, खुला खुला करके अपोर्शन करें। एक और परचेज है जी हमारी, परचेज, प्लीज छोड़ें लूज, परचेज फॉर एग्जाम सेल, और लेके आए अपनी वर्किंग 2 में। परचेज फॉर, हाथ छोड़ें ढीला, वर्किंग 2 में लाएं, परचेज फॉर एग्जाम सेल, परचेज फॉर एग्जाम सेल, परचेज फॉर एग्जाम सेल। कितने की है परचेज, 1500 की, वर्किंग 2.2, वर्किंग 2.2 परचेज, बोलें फॉर एग्जाम्प्ट सेल। परचेज पे साथ साथ, अब ये पोर्शन ना करें, बस लाल मार्कर इंशाल्लाह आपको हेल्प कर देगा जी। परचेज बोलें 1500 ज़रब इज इक्वल टू 255। इसको हमने तोड़ना नहीं किसी में। परचेज फॉर एग्जाम्प्ट सेल। लेकिन ये वाली परचेज जो है ना, ये बिरयानी है, ये अम्मी अबू को भी खिलानी है, बीवी बच्चों को भी खानी है। बच्चे को स्पाइस लेवल बच्चे का अजीब है, वो परेशान हो जाएगा। और ये सादा चावल है, ये बच्चे को खिलाने हैं शक्कर डाल के। ओके, पैकिंग मटेरियल, ओ ये तो खरीदा ही अनरजिस्टर्ड से, तो फिर अगली बात की जरूरत नहीं। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट तो वैसे लिखा भी नहीं हो आगे, तो परचेज, ओ फ्रॉम तो लिखा ही होता है ना, फ्रॉम तो पहले भी लिखा होता है। कोई पुरानी चीज आ जाए तो ना बताया करो मुझे। परचेज अनरजिस्टर्ड बंदे से पैकिंग मटेरियल परचेज कर लिया, मेरा नहीं ख्याल आपने टैक्स पे किया होगा। आपने 9500 का बिल बना होगा और 9500 ही पे करके आगे होंगे, या 17% डाल के पे करके आए होंगे, 9500 पे करके आए होंगे। तो परचेज और पैकिंग मटेरियल फॉर आगे कुछ लिखा भी नहीं हुआ, इसलिए वर्किंग 1 में ले जाएं, क्योंकि फॉर नहीं आगे लिखा हुआ ना। तो ये परचेज हमारी नॉर्मल परचेज है, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, वर्किंग 1 में ले जाएं जी। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल कितने का, ऑफ ₹9500, लेकिन डैश डाल के इग्नोर कर दो, नोट करो। सबको वर्किंग 1 में ले जाना घर जाके, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन ठीक है, कर लेना, नो प्रॉब्लम, कर लेना। हाँ कोई मसला नहीं, बस सोल्यूशन वो होना चाहिए जिस तरह मैं करूं, यानी कि जवाब पे एबल टू कमेंट वही आना चाहिए।
और कोई मसला नहीं उसमें। ओके, लेकिन हमने एहतियातन क्या किया है, जो परचेज किसी खास बंदे के लिए है उसको अलग अलग करके रख लिया, ताकि जब लिफाफे बांटने पड़े तो उसको धींगा मुश्ती ना शुरू हो जाए, बच्चा कीमा खाने लग जाए। ठहर जाए यार, लॉलीपॉप कहा था। आगे चलें। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड 4225 की सेल अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 35%। ये इंक्लूड है 35% डिस्काउंट डाल के। मेरे ख्याल से फिर ये फिगर 65% पे पड़ी है। सेल इंक्लूड अमाउंट ऑफ 4225, जो कि भाई या उधर मैं पोर्शनमेंट पहले आपको करवा दूं, अगर आपने उधर ही देखते रहना है, जिस जिसमें बांटने हैं, या एंड पे बांट लें, तो आप इधर देखें, फिर जिस तरह मैं चल रहा हूं चलें। एक भाई की सुई इधर ही अड़ी हुई है कि ये बांटना कैसे है। अब इनमें वेट कर रहे हैं, हद होगी। सवाल का डेटा तो नोट कर लें। अच्छा जी, सेल किया मैंने टोस्टर 35% डिस्काउंट पे। आम हालात में डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 10%। हमारी सेल में कितने पे पड़ा है? 4225, 65% पे। ये रॉन्ग फिगर है, रॉन्ग को निकाल दें और ओरिजिनल फिगर को डाल दें। रॉन्ग को निकाल दें, ओरिजिनल फिगर को डाल दें। रॉन्ग फिगर कितनी है? 4225 और सेल बुक करें 4225। अगर पड़ा हुआ है 65 पे तो मुझे 100 नहीं चाहिए, 100 तो इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। नॉर्मल डिस्काउंट देने की इजाजत है, मुझे चाहिए 90%। 585 से कितने परसेंट डिस्काउंट पे उसने चीजें बेची? 35। आम हालात में कितना डिस्काउंट? 10%। इसका मतलब है 65% पे उसने सेल बुक की है, मैं 90 पर बुक कर दूं। उसकी सेल उल्टा के, जिसे अकाउंटिंग के टीचर कहते थे, रॉन्ग को रिवर्स कर दो, ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट, अगले एडजस्टमेंट पढ़ें। क्या करना है इसका? क्या करना है इसका? ये दोनों कह रहे हैं निकाल दें, इग्नोर करना है भाई इस लाइन को। पैसे कब मिले हैं? कैश मिला जून में। हमारा न्यूमेरिकल का महीना सेल में पड़ी हैं सप्लाइड गुड्स। सप्लाइड का मतलब है फिर इस महीने डिलीवर किए हैं। इस सप्लाइड का मतलब है डिलीवर्ड। सेल में डिलीवरी पड़ी है, सेल इंक्लूड डिलीवरी, इसका ये मतलब है। सेल सप्लाइड का मतलब लिख लें डिलीवर्ड में, ये मतलब होता है मेरे ख्याल से सप्लाइड का। सप्लाई इंक्लूड डिलीवरी, जिसके पैसे जोन में आ चुके हैं। पैसे बंदा पहले दे गया था, लेकिन सेल में हमने अभी इसलिए डाला है क्योंकि वो डिलीवरी हमने अब की है। तो आप बताएं भाई, सप्लाई में कब डाला, यानी डिलीवरी कब हुई? आप डिसाइड करें ये किस महीने की सेल है। अगस्त की, अल्लाह का शुक्र है इंक्लूड है। इग्नोर कर दें इस लाइन को, नोट कर लें। लिखें ये अगस्त की सेल है और अगस्त में ही इंक्लूड है। ये अगस्त की सेल है और अगस्त में ही इंक्लूड है। मुझे कैसे पता चला पैसे आए हैं जून में? ग्रीन हाइलाइटर, रिसीव्ड इन जून। तो रिसीव का क्या मतलब है? पैसे आए, पैसे जून में आए। मुझे कैसे पता चला ये हमारे महीने डिलीवर हुई है? सप्लाइड, हमारे महीने की सेल में डाली हुई है। सेल इंक्लूड सप्लाइड, सेल में सप्लाई डाल दी है, यानी सप्लाई की है चीजें, डिलीवर की हैं। तो अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल से सेल में डालना चाहिए था आपको। वो कहते मैंने डाल भी दी है। हाँ मेरे ख्याल से डालना चाहिए था। अच्छा किया तुमने डाल दिया सेल में। क्या करें? तो ज्यादा से ज्यादा आपने लिखना होगा तो पेपर में इस तरह लिख दीजिएगा, इस वाले के नीचे इंक्लूडिंग 2500 छोटा सा करके ना, यहाँ इंक्लूडिंग 2500, इसमें बस पड़ा है 2500 बस, और क्या लिखना है? छोटा सा एग्जामिनर के लिए जरा लिख दीजिएगा इंक्लूडिंग 2500, यहाँ पे एग्जैक्ट 2500 इसमें पड़ा है, तो पड़ा है ना।
चलें जी, टैक्सेबल सेल रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड कस्टमर्स। ये सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है? सप्लाईज रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर वापस करके गए हैं। और अगर लिखा होता रिटर्न बाय अस टू अदर पर्सन, अभी क्या लिखा हुआ है? रिटर्न बाय कस्टमर्स, ऑब्वियसली टू अस, रिटर्न बाय कस्टमर्स टू अस, कस्टमर हमें चीजें वापस कर गए हैं। तो व्हाट इज दिस? सेल रिटर्न। जी बोले 900। सेल पे 7 17% नहीं लगाना। आगे एक प्लांट हमने खरीदा 27 लाख का, जो कि अगस्त में ही हमने यूज करना शुरू कर दिया, हमारे महीने में ही यूज करना शुरू कर दिया। आज से पहले इतना लिखा होता था और इसको हम कहते थे लाल, और प्लांट के इनपुट को यहां लिख देते थे इनपुट मशीन के नाम से लाल। लेकिन बादशाह सलामत आज इसका नाम लाल नहीं हम रखेंगे, आज इसका नाम पीला नीला सब्ज रख देते हैं, जो भी आपको बादशाह सलामत पसंद हो, क्योंकि सवाल में आगे लिखा हुआ है ये हर किस्म की सेल के लिए नहीं है, ये अम्मी अबू बच्चों के लिए नहीं है। आज सवाल में बादशाह सलामत एक लाइन लिखी हुई है, फॉर द प्लांट इज फॉर, बादशाह सलामत हाथ ढीला छोड़े, द प्लांट इज फॉर, द प्लांट इज टैक्सेबल सेल ओनली, दो इंग्लिश नजर आ रही होंगी मेरी, द प्लांट इज फॉर, जो परचेज किसी खास मकसद के लिए हो उसे वर्किंग 2 पॉइंट में ले जाना है, 2 पॉइंट 1 मिनट डालना। दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल ओनली, दिस परचेज इज फॉर, हाथ ढीला छोड़ के, दिस परचेज इज फॉर वर्किंग 2.3, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं इधर कर रहा हूं, वर्किंग 2.3 मशीन परचेज की है, फॉर टैक्सेबल तो दो किस्म की होती है ना, टैक्सेबल एट 0 भी और टैक्सेबल एट 17 भी, फॉर टैक्सेबल सप्लाई, बल्कि टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन पढ़िएगा, उसमें लिखा होता है इंक्लूड 0 रेट। लेकिन यार फिलहाल तकसीम ना करें, अभी अभी बस परचेज पे 17% लगाते रहें। परचेज की प्राइस बता दें मशीन की, हाँ जी, इनटू 459, पता चल गया समीउल्लाह पाए 459। क्या किया कल वाले 100 रुपए का? कौन सा 100 रुपया? भूल भी गया, परसों मिला था, क्या किया उसका? क्या अकरम ने ले लिया? और तेरी खैर ना यार, देखो ना फिर पंगे लेते हुए फिर आगे से जवाब आ जाए तो फिर वो मसला होगा तुम्हारे लिए। ओके, जागते रहना भाइयों। पॉइंट नंबर 4, बिजली का बिल, बिजली का बिल, परचेज ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने पहले दिन पढ़ा था ये सारी चीजें हमारी परचेज होती हैं। और पेड का लफ्ज लिखा हुआ है, बिजली का बिल पेड, पेमेंट्स परचेज में जाती हैं और रिसीव्ड चीजें जो हुई हैं वो सेल में, पैसे रिसीव हुए सेल में जाएंगे, पेमेंट हुई परचेज में जाएंगी। बल्कि सेक्शन 73 में हमने यहां तक पढ़ा था कि परचेज जो है वो आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत है, अगर बिजली का बिल कैश में भी पे कर दें तो कोई मसला नहीं। तो बिजली का बिल 2600 रुपए का कैश में पे हुआ, जिसमें सेल्स टैक्स पड़ा है। अब हमें नहीं, अब किसी ऊपर वाले डब्बे में चीज नहीं पड़ी हुई, बस इस 2600 में 3.5 लाख पड़ा है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं रेट सही लगा गलत लगा, हम 2600 को इग्नोर कर दें, बस खाली इनपुट उठा लें 350। बिजली के बिल पर 350 का टैक्स दिया। जब 17% ऑलरेडी हमें मिल रहा है तो फिर हमें चेक करने की, जब 17% हमें ऑलरेडी मिल रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि ये सही कैलकुलेट हुआ या गलत हुआ, बस 350 उठा लें। ये बिजली के साथ नहीं लिखा हुआ फॉर, बिजली के आगे फॉर नहीं लिखा हुआ, दिस बिजली इज फॉर। तो ये नॉर्मल तरीके से मशहूर जमाना वर्किंग, हमारी वर्किंग वन बिजली की परचेज याद है कहां रिकॉर्ड होती है? बिजली की परचेज यहां रिकॉर्ड होती थी। इलेक्ट्रिसिटी परचेज पे 7% लगाएं, या 17 वाली फिगर उसने खुद ही दे दी है, कितनी? 350। जल्दी खत्म हो गया सवाल। आखिरी लाइन तो वो फेस के लिए, उसको छोड़ें। चलें जी टोटल्स करना शुरू करते हैं। बिजली के मैं वर्किंग 2 पॉइंट क्यों मैंने लेके गया 2 पॉइंट? क्योंकि बिजली के साथ आगे फॉर नहीं लिखा हुआ था, बिजली के साथ आगे फॉर नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, फॉर ढूंढने 3 जगह लिखा हुआ है, परचेजेस के साथ 3 जगह फॉर लिखा हुआ है। परचेज फॉर
मस्ट प्लांट फॉर, 3 जगह फॉर लिखा हुआ है परचेज के साथ, तो जब 3 जगह फॉर लिखा हुआ है परचेज के साथ तो इसलिए मैंने वर्किंग 2.1, 2.2 और 2.3 खोल लिया। डन। बादशाह सलामत का हुक्म है काली को लाया जाए। बादशाह सलामत आज लाल नहीं है, कोई मसला नहीं, आज सिर्फ काली है, काली को लाया जाए। काली 350, 350 इधर जगह मैंने छोड़ी है 350। चलें जी, बादशाह सलामत सेल भी नहीं आई, उससे पहले ले आया करो। 8393 2349 टोटल 3299 बादशाह सलामत अगर आप कहें तो काली के टोटे टोटे कर दें, कर दिए जाएं। करें जी सारे, काली के छोटे छोटे कर दें। 350 को पकड़ें, डिवाइड करें। 350 तो बिजली है ना, उसके साथ लिखा ही नहीं हो किसके लिए है, तो बिजली अम्मी अब्बू भी इस्तेमाल करें, बच्चे भी इस्तेमाल करें, बेगम भी इस्तेमाल करें। शोर को बाहर सुला दें। क्या टोटल गलत है? ये गलत है 2। हाँ जी 249 53 48। ओके, तो इनपुट को तीनों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब जो चीज सबके खाने वाली थी वो सबको खिला दी। अब आप ध्यान से शॉपर बांटने हैं। शॉपर बांटने में कोई आपने अमानत में खयानत नहीं करनी। जो जिस चीज के शॉपर होंगे वो उसको पकड़ाते जाएं और रिलैक्स होके सोते जाएं। तो जो जिस चीज के शॉपर हैं वो उसको पकड़ाते जाएं। पहला शॉपर मैं पकड़ने लगा हूं जी। ये जो परचेज है ना 4250 की, दिस इज फॉर अम्मी अबू एंड बीवी। दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल। दिस परचेज इज फॉर, काम बहुत आसान है, कैलकुलेटर हाथों में है, बहुत आसान काम है। दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल। ऐसा करें, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। इनटू 23493 प्लस 5000, तीनों में टोटल नहीं करने, 2 में, मल्टीप्लाइड बाय 23493। आगे चलें जी। हाँ हाँ मुझे पता है, बैलेंसिंग भी आ सकता है, छोड़ने पर भी बैलेंसिंग चैलेंसिंग रिदम पे 746। और आराम ही दिनों, और आराम। ओके, गो एंड टेक अ रेस्ट। दिस परचेज वॉज फॉर, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है कि इसको तीनों में बांटे। ये आज कोई नया फिरका पैदा हुआ है, ये सब्ज है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये जामनी है, ये पता नहीं कौन है। इसको दोनों को दे दें, 3504 और 746 इधर लिखें। और लेकिन प्लीज इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, कोई ओवर एफिशिएंसी को मारनी नहीं। टोटल्स को हमने कहीं लेके नहीं जाना होता, और ये इस काबिल भी नहीं है कि इसको तीनों में तोड़ते, इसको 2 में तोड़ा, तो इसका टोटल नहीं करना, ऐसे बिला वजह इसका टोटल नहीं करना यहां। बस इसलिए मैंने जानबूझकर ये लाइन लंबी लगाई है और ये लाइन 350 को कवर कर रही है। बस बड़ी ध्यान से ये डबे लगाए हैं, तो ध्यान से लगाइए, बिल्कुल 350 को कवर करे, बस बाकी कहानी अलग है। जगह तो मैंने कहा था 3 लाइनें छोड़े, कहा था ना आप लोगों को 1 2 3। ओके नेक्स्ट, परचेज फॉर एग्जाम सेल। उठा के लिख दें या कैलकुलेटर पकड़ें? उठा के लिख दें, उठाएं सारे। परचेज फॉर एग्जाम सेल प्लस 250। दिस परचेज इज फॉर एग्जाम सेल। डन। आगे चलें जी। ये हमें सवाल पे क्यों नहीं जा रहे बार बार?
क्योंकि रेड मार्कर से हमने लिखा हुआ ऊपर क्या क्या करना है, तो हम सवाल में जा नहीं रहे। परचेज का मतलब था काले का 17% लगाएं, परचेज का मतलब था 17% लगाएं। फॉर वाला काम अब मैं आपको करा रहा हूं, अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है हमने। मशीन किस लिए खरीदी है? एग्जाम चीजें हो सकता है हमने बना के बेचनी ना हो सकता है एग्जाम चीजें सिर्फ खरीद के बेचनी हो, तो मशीन हमने सिर्फ इन दो चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन इज फॉर टैक्सेबल सेल, तो कर दें इसको मल्टीप्लाइड बाय वही वाला फैक्टर 2 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 378। वैसे बाकी बैलेंस ही निकाल लीजिएगा पेपर में, 459 माइनस 378, लेकिन चलें छोड़ें। 2 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 81। हाँ जी, होमवर्क में सवाल लेंगे या इसी को 2 दफा कर लेंगे? इसी को 2 दफा कर लेंगे यार, आसान है, सर पे ना चढ़ाइए, बिल्कुल आसान सी चीज है। परचेज फॉर, बस 2 चीजों के लिए परचेज है। अब क्या करूं यार, ये मशीन का है, प्लीज टोटल की जरूरत नहीं है, 459 को कहीं नहीं लेके जाना, बस अलग अलग लीजिए। 378 और इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डैश भी डालने की जरूरत नहीं, इधर टोटल नहीं करना कुछ, टोटल नहीं करना कुछ। ओके चलें जी, इनके टोटल्स कर दें, इनके टोटल्स कर दें। 3753 790 303। अब सवाल के फेस पर क्या जाना है क्या नहीं जाना वो मैं आपको बता दूं। फेस वही है, सवाल फेस नहीं बदलेगा। इस सारे को काट दें, फजूल टाइम जाए कि हमने ये फिगर्स कैलकुलेट करके, इस सारे को काट दें, इसको भी काट दें 5000 को, और कैलकुलेटर पे जमा करें 799 और 81, 799 और 81, 880 को न्यूमेरिकल की चिन्ह पे डाल दें, 799 और 81 को। इसके बाद ब्लू डब्बा और ब्लू टिक। एक फिगर वैसे सवाल में भी होती है, पुराने महीने का इनपुट, ये भी शायद आपको याद हो, एक फिगर सवाल में भी होती है, बस अफेस में आपको बना नहीं रहा, दिखा देता हूं आपको सॉल्यूशन से। पुराने महीने का इनपुट देख लें कितने हैं, 595। आंसर नंबर 21। ओके, ये फिगर अभी आप लोगों को मैंने निकालने को कहा था, रिफंडेबल ऑन 0 799 प्लस 81। अच्छा जी, आप नीले डब्बे के अंदर नजरें रखें, सेल कितनी है 23493 पे कितने परसेंट लगा दें? जवाब क्या आ गया 3753। कहां से आया 37 और 378 दोनों को उठाता हूं, 3753 ये आ गया और 378 ये आ गया, मशीन वाला याद है ना। इसके बाद सवाल से भी मैंने कहा था ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट याद कर लें, इन दोनों को जमा किया, ये टोटल इनपुट आ गया। तो पुराना तरीका है, अब मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। 3994 का 90% लगाया, लोअर 35 कितना माइनस करना है, 4 थे 43 कितना हुआ ऊपर देखें 35, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर लें और इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट का माइनस किया, एंड पे 10150 टिकू पकड़े 10150 और इसका कितने परसेंट लगा दें 3%, दैट इज 305, दैट इज पेएबल टू गवर्नमेंट। ओके, व्हाई आर यू टेकिंग पिक, इसकी क्या पिक, ये तो किताब में है।
अच्छा, अब कैमराज ऑन कर लें, कैमराज ऑन कर लें और आपने ना, एक मिनट, जब मैं कहूंगा आपने इनपुट के बारे में 4 बातें पढ़ ली हुई हैं। इनपुट माइनस करने की शराइत, अगर इनपुट उस महीने माइनस ना कर सके, कौन कौन से इनपुट माइनस नहीं हो सकते, और इनपुट रिफंड कैसे लेना है। इनपुट के बारे में आपने 4 बातें पढ़ ली हुई हैं। क्या ये 4 बातें मैं आपको बता दूं आपने कहां पढ़ी हैं, या ये कल बताऊं? आप अधूरी पिक्चर खींचेंगे या पूरी पिक्चर खींचेंगे? जिन्होंने सोल्यूशन के साथ खींचनी है वो कैमरे को फुल लेंथ कर दें, जिन्होंने सोल्यूशन के बगैर खींचनी है वो यहां तक खींच लें। ये इनपुट के बारे में सेक्शन हम थ्योरी के पढ़ चुके हैं, जो पास पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनपुट के बारे में कितने सेक्शन हमने पढ़े हैं? 4। वो 4 इंशाल्लाह मैंने यहां आगे लिख भी दिए हैं। तो कल जरा इनको देख के आइएगा, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है या कुछ डिफरेंट सी चीज है। कैमरा ऑन रखिएगा ताकि सोल्यूशन की भी तस्वीर ले लें आप। ठीक है जी, क्लास ओवर हुई। होमवर्क में यही सवाल 2 दफा करना है। 1 मिनट उठना नहीं, कैमरा उधर कर लो, कैमरा उधर। सोल्यूशन की तस्वीर लेनी है किसी ने? चलें जी, ले जाएं 7 वाले पर। वो पेन नीचे गिरा।